जय हिंद। मैं सुभाष। आज का यह वीडियो हमारे सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। आप लोगों को पता ही होगा कि सेना के भीतर एक समान मिलिट्री सर्विस पे की मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसका नंबर है, केस का नंबर है रिट पिटीशन सिविल 12842/2018। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड अदर्स को इसमें पिटिशनर बनाया गया था और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड अदर्स की ओर से इस मामले की हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे थे उन वकील का नाम है मिस्टर निधेश गुप्ता, ये सीनियर एडवोकेट हैं, और उमेश शर्मा, ये एडवोकेट हैं। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया एंड एन अदर को पक्षकार बनाया गया था, रेस्पोंडेंट बनाया गया था। दूसरा एक मामला था, उसका नंबर है, उस केस का नंबर है रिट पिटीशन सिविल 12903/2018, यानी 2018 में ही इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के दो अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दोनों की सुनवाई एक साथ हो रही थी। इस याचिका में एसपी सिंह एंड अदर्स को पक्षकार बनाया गया था, पिटिशनर बनाया गया था, और मिस्टर अरुण भारद्वाज सीनियर एडवोकेट, मिसेज पल्लवी अवस्थी एंड मिसेज श्वेता सांडिल, ये लोग मामले की पैरवी कर रहे थे पिटिशनर की ओर से। इसमें भी यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया गया था, रेस्पोंडेंट बनाया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि ये एक समान मिलिट्री सर्विस पे का मामला है क्या, और जो लोग रिटायर हो गए हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो रिटायर हो चुके हैं, तो हमको इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे हो भी जाए तो ये तो जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनके लिए होगा, हम लोग तो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। ये दरअसल मिलिट्री सर्विस पे लागू किया गया था छठे पे कमीशन से, उससे पहले ये नहीं था। छठे पे कमीशन ने यह माना कि चूंकि सेना के जवान बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में, खतरनाक स्थिति में अपनी सेवा देते हैं, इसलिए सिविलियन कर्मचारी से अलग इनको एक स्पेशल अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो छठे पे कमीशन में इसको लागू किया गया। लेकिन समस्या तब हो गई कि अलग अलग रैंक्स के लिए अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे लागू किया गया। अभी वर्तमान में सातवां पे कमीशन की अगर बात करें तो वर्तमान में सिपाही से सूबेदार मेजर के लिए 5200 रुपया मिलिट्री सर्विस पे है, और ऑफिसर में लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के लिए 15,500 रुपया मिलिट्री सर्विस पे है। ब्रिगेडियर से ऊपर रैंक को मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलता है। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए यानी एमएनएस के लिए 10,800 रुपया मिलिट्री सर्विस पे है। तो सेना के लोगों का कहना है कि चूंकि मिलिट्री सर्विस पे को रिस्क अलाउंस के रूप में लागू किया गया था, यानी हम खतरनाक स्थिति में अपनी सेवा देते हैं, इसलिए हमको एक अलग से स्पेशल अलाउंस दिया गया। तो खतरनाक स्थिति में जवान और जेसीओ ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी अग्रिम मोर्चे पर तैनाती होती है, तो इनका मिलिट्री सर्विस पे कम क्यों और ऑफिसर का ज़्यादा क्यों? क्योंकि ऑफिसर तो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ज़्यादातर ये एसी कमरों में बैठे होते हैं, तो इनको तो रिस्क कम है ना। फिर इनका मिलिट्री सर्विस पे 15,500 क्यों, और जवान का और जेसीओ का मिलिट्री सर्विस पे 5200 क्यों? और हद तो तब हो जाती है जब जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले हैं, जिनका काम है सेना में मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना, इन लोगों के साथ तो कोई खतरा है ही नहीं, फिर भी इनको 10,800 मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। तो भाई, यदि ऑफिसर का मिलिट्री सर्विस पे आप कम नहीं करेंगे तो 15,500 जवान को भी दीजिए, सबको एक समान दीजिए, एमएनएस को भी उतना ही दीजिए, एक समान कर दीजिए सबका मिलिट्री सर्विस पे। या तो ऑफिसर को भी 5200 ही दीजिए या जवान को 15,500 दीजिए, जो करिए आप, लेकिन एक समान होना चाहिए। क्योंकि अगर खतरा के लिए अलाउंस मिल रहा है तो खतरा जवान और जेसीओ के साथ ज़्यादा है। तो इसी मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में दो अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी। एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड अदर्स की ओर से, जिसका नंबर है 12842/2018 में डाला गया था, और एक एसपी सिंह एंड अदर्स के द्वारा डाली गई थी याचिका, इसका नंबर है 12903/2018। इस दोनों मामले में जो अंतिम सुनवाई हुई है वो हुई है 30 सितंबर 2024 को। अब आप कहेंगे कि 30 सितंबर 2024 को अगर इस पर सुनवाई हो चुकी है तो आज मैं 16 अक्टूबर को इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो दरअसल इसका जो रिटेन ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया है, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अभी भी अपलोड नहीं हुआ है। मैं चाह रहा था कि रिटेन ऑर्डर आ जाए तो उसको अच्छे से स्टडी करके फिर वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाते हैं, ये पूरे मामले को लेकर के। अब एक चीज़ यहाँ और छूट गया है कि आप लोग, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो लोग सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या। तो दरअसल ये जो मिलिट्री सर्विस पे है ये बेसिक पे में ऐड होता है, और फिर उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस जोड़ करके और आपकी सैलरी बनती है। तो अभी सेना में क्या है कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू है, यानी आप अगर 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं फिर भी आपकी पेंशन उतनी ही होगी जितनी आज जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन है। अगर दो लोग एक समान रैंक और एक समान सेवा अवधि से अलग अलग वर्षों में रिटायर हुए हैं तो दोनों की पेंशन एक समान होगी। तो मान लीजिए कि
अभी सेना में 2024 में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लागू कर दिया जाए, तो अभी जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, और इसमें से जो लोग 2025 में रिटायर होंगे उनकी पेंशन ज़्यादा होगी आपसे। तो वन रैंक वन पेंशन के आधार पर जितनी पेंशन उनकी होगी 2025 में, उतनी पेंशन आपकी भी हो जाएगी जब वन रैंक वन पेंशन को अगली बार रिवाइज किया जाएगा। तो यानी बेनिफिट इसमें दोनों का है, जो लोग सर्विस में हैं और जो लोग सर्विस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, दोनों का फायदा है इसमें। तो अब आइए समझते हैं कि 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 30 सितंबर को आपका यह मामला डिसमिस हो चुका है, यानी खारिज हो चुका है। कोर्ट ने आपके फेवर में कुछ नहीं कहा, और डिसमिस होने का मतलब होता है कि कोर्ट ने इस मामले में, मतलब इस मामले पर विचार करने लायक भी इसको नहीं समझा, सीधे खारिज कर दिया। एक होता है डिसमिस और एक होता है डिस्पोज ऑफ, ये दोनों लीगल टर्म है। डिस्पोज ऑफ अगर हुआ रहता है, इसका मतलब है कि कोर्ट अपनी तरफ से कुछ फैसला दिया, चाहे वो फैसला आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो। लेकिन जब डिसमिस कर दिया जाता है किसी मामले को, यानी कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला दिया ही नहीं और आपके मामले पर सुनवाई करना ही उचित नहीं समझा गया, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। चूंकि भारत सरकार के जो वकील थे उन्होंने आर्गूमेंट दिया दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कि ये सेम मामला जो है, मतलब ऐसा ही मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष गया था और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस मामले को डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट को भी इस मामले को खारिज करना चाहिए, और कोर्ट उस आर्गूमेंट से सेटिस्फाइड हो गया और इसको खारिज कर दिया। तो अब सवाल है कि आगे रास्ता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें लगता है कि हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसी आर्टिकल 226 को आधार बना करके ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, लेकिन अब चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट से ये खारिज हो चुका है, तो अब आगे क्या रास्ता है बच रहा है। तो एक रास्ता तो यही है कि जब इसका रिटेन ऑर्डर आ जाए, जो 30 सितंबर 2024 को जो आखिरी सुनवाई हुई है, इसका रिटेन ऑर्डर आ जाए कि कोर्ट उसमें क्या कह रहा है, किस आधार पर इसको खारिज किया गया है, फिर उसको आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं लग रहा है, इसलिए कि देखिए कि ये मामला 2018 में, मतलब ये याचिका 2018 में डाली गई थी और 18 के बाद अभी 24 में खारिज हुई है, यानी 6 सालों के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अरे भाई, आपको खारिज ही करना था तो महीने 2 महीने में आप खारिज कर देते, लेकिन 6 साल इस मामले को आप लटका के रखे और 6 साल के बाद आप खारिज कर रहे हैं। इंतजार की भी कोई सीमा होती है, इंतहा हो गई इंतजार की, एक फिल्मी गीत है। तो भाई कभी कभी होता था कि जो केंद्र सरकार के वकील है वही हाजिर नहीं होते थे डेट पर, और आप जानते हैं कि अगर जिस दिन सुनवाई होनी है दोनों पक्ष में से कोई एक उपस्थित नहीं है तो मामले की सुनवाई नहीं होगी, टल जाती है, अगली डेट मिल जाती है। और किसी दिन जज साहब ही नहीं आते थे, किसी दिन मामले की संख्या इतनी होती थी कि हमारा मामला आते आते कोर्ट का टाइम ओवर हो जाता था और फिर मामले की सुनवाई नहीं हो पाती थी, फिर अगला डेट मिल जाता था। तो इस कारण से 6 सालों तक ये मामला लंबित रहा दिल्ली हाई कोर्ट में, और 6 सालों के बाद मामला इसको डिसमिस कर दिया, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी उम्मीद बहुत कम है। तो देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन का ही एक रास्ता बचता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बोल चुका हूं कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इस लाइन में वो आंदोलन के महत्व को बता रहे हैं कि लोकतंत्र में सड़कों से समय समय पर आवाज़ें उठती रहनी चाहिए, नहीं तो सरकारें गूंगी बहरी हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सड़कों पर उतर करके आगजनी करने लगिए, पत्थरबाजी करने लगिए, लाठियाँ भाजने लगिए। आप डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात तो सरकार तक रख सकते हैं ना। हमारे देश में लाखों की संख्या में रिटायर्ड सैनिक हैं। अगर केवल 5,000 लोग एक सिंबॉलिक तौर पर दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आकर के बैठ जाएं महीने 2 महीने के लिए, और उसमें से कुछ लोग अनशन पर बैठ जाएं, आमरण अनशन पर, कि जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तब तक मैं पानी के अलावा और कुछ नहीं लूँगा, तो सरकार को ये बात मानना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जब पहली बार वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया था, तब भी आंदोलन के द्वारा ही ये हुआ था। सरकार चुनाव के समय तो मोदी जी भाषण में बोल दिए थे कि हम आएंगे तो वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे, लेकिन जब 14 में सरकार बन गई तो सरकार ने इसे कन्नी काट लिया, सरकार इसको लागू ही नहीं कर रही थी। फिर हमारे सैनिक दिल्ली में आकर के आंदोलन शुरू कर दिए और 15 में सरकार को झुकना पड़ा और इसे लागू करना पड़ा। लेकिन उस मामले और इस मामले में अंतर है। उस मामले में ऑफिसर भी आपके साथ थे, लेकिन चूंकि इस मामले में आप ऑफिसर के अगेंस्ट ही आप चल रहे हैं, तो ऑफिसर कभी नहीं चाहेंगे कि उनको जितना फ़ायदा मिल रहा है उतना फ़ायदा जवान को भी मिले, जेसीओ को भी मिले। तो इस मामले में ऑफिसर आपके साथ नहीं आएंगे, तो ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए
मेरा मानना यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग दिल्ली में आइए, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े हुए संगठन हैं उनको सबको एक साथ आकर के एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए और दिल्ली में आप लोग आइए, 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक यहाँ धरना प्रदर्शन करिए। निश्चित रूप से इसकी सुनवाई होगी। जो मामला कोर्ट कचहरी के माध्यम से वर्षों तक चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से आप अनशन करके धरना प्रदर्शन करके 2 दिन में उस बात को मनवा सकते हैं। आप करेंगे क्या? सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, न्यायपालिका आपकी बात सुन नहीं रही है, तो फिर आखिर यही तो एक रास्ता बच जाता है। तो डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। इकबाल साजिद का एक शेर है, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर। दस्त का मतलब होता है एकदम निर्जन वीरान जगह जहां कुछ भी ना हो, और मुंतजिर का मतलब होता है प्रतीक्षारत, जो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो शायर कह रहा है, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे लात की पानी निकल पड़े। कब तक तुम बारिश का इंतजार करोगे? तुम ऐसे जगह पर हो जहां कुछ है ही नहीं, तो तुम प्यास से मर जाओगे। यार मारो जमी पे लात और धरती से पानी निकाल दो। तो मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप लोग एक आंदोलन की प्लानिंग कीजिए, आपस में सारे सैनिक संगठन बैठ करके विचार करिए, एक दिन निर्धारित करिए और दिल्ली की ओर कूच करिए। यहाँ आप लोग अगर 15-20 दिन 1 महीना टिक गए तो आप यहाँ से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे लेकर के ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और एक बात आपको जानना चाहिए, जानते ही होंगे कि सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा होता है। आप कोई धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको पूरे देश की सिंपैथी मिलती है। ये कोई दूसरे तरीके का आंदोलन नहीं है, ये कोई सीएए वाला आंदोलन नहीं है, और बाकी मुद्दे को लेकर जो आंदोलन होते हैं उस टाइप का नहीं है, उसमें तो लोग ही विरोध करने लगते हैं। लेकिन आप सैनिक हैं, आप अगर अपने मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश की सिंपैथी मिलती है आपको, पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। वन पेंशन के समय भी पूरा देश आपके साथ खड़ा था। तो आप लोग बस कदम तो आगे बढ़ाइए। और अगर आप लोग किसी और मुद्दे पर मेरे से कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं आपकी आवाज़ बनने को तैयार हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख करके हमको भेजिए कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाइए, मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। मेरे रगों में भी एक फ़ौजी का ही खून दौड़ रहा है, इसलिए फ़ौज से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं और आपके लिए ही मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। तो मुझे और कोई लालच नहीं है। तो आप बताइए कि आप मेरे से क्या चाहते हैं, आप किन मुद्दों पर मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं आपकी आवाज़ बनने को तैयार हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।